नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक कुमार, अध्यक्ष कामायनी वाराणसी। आज 31 जुलाई 2020 हम लोग शाम को 5:30 बजे एकत्र हुए हैं प्रेमचंद जयंती को मनाने के लिए डिजिटल फॉर्म में। और इसमें आज एक लाइव प्रस्तुति आप देखने जा रहे हैं। हमारे कलाकार हैं उमेश भाटिया, जो बनेंगे भी और करेंगे भी प्रेमचंद जी की कहानी का नाट्य रूपांतर बड़े भाई साहब। उमेश बहुत ही ऊर्जावान कलाकार हैं और इनका साथ दे रहे हैं तौकीर खान जी, जो कि यहाँ के उभरते हुए कलाकार हैं। और दोनों ही हमारे बच्चे बहुत ही उभरते हुए कलाकार हैं। आप आइए, इनको आशीर्वाद दीजिए और इनके परफॉर्मेंस को देखिए। भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील हैं। हमेशा कॉपी खोल कर बैठे रहते हैं और कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए किताब के हाशियों पर अजीब अजीब चित्रों की रचना कर डालते हैं। मसलन मैंने एक बार उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, देखिए, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने लाख चेष्टा की इस पहेली का ना कोई अर्थ निकालने, मगर असफल रहा। वह भाई साहब की रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मैंने लाख चेष्टा की, मगर ये सब मेरे बस का नहीं। भाई साहब, अरे आ जाओ, आकर खाना खा लो। दिन भर खाली पढ़ाई के अलावा दुनिया भर का काम है तुम्हारे पास। आओ। मेरे बड़े भाई साहब उम्र में मुझसे 5 साल बड़े हैं, मगर केवल 3 दर्जा आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, मगर तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। किसी भी भवन की बुनियाद बहुत ही मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर एक आलीशान महल खड़ा हो सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, अब कभी कभी तो 3 साल लग जाते थे। जब मकान ही पुख्ता ना हो तो फिर मकान पायदार कैसे बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। उन्हें मेरी तंबीही और निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार था, मगर मेरा जीना पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। 1 घंटा किताब खोलकर बैठना भी मानो पहाड़ है। जैसे ही मुझे मौका मिलता था ना, मैं सीधे हॉस्टल से निकलकर सीधे मैदान में आ जाता था। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच के ले जाते थे। कभी वहां पर हम लोग कागज का हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और कभी कंकड़ियां फेंक रहे हैं। और अगर कभी कोई साथी मिल जाए ना तो कहना ही क्या, कभी फाटक को आगे पीछे ढकेल रहे हैं और कभी दीवार पर उछल कूद कर रहे हैं। मगर कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देख के ना मेरे प्राण निकल जाते थे। उनका पहला सवाल होता था, कहां थे। ये सवाल ना हमेशा इसी ध्वनि में पूछा जाता था और मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता कि बाबा भाई साहब, मुझे मेरा अपराध स्वीकार है। मेरा मौन उन्हें बता देता था कि मेरा अपराध स्वीकार है। पता नहीं क्यों नहीं कह पाता था कि भाई साहब जरा बाहर थोड़ी देर के लिए खेलने चला गया था। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता था और वो कहते थे,
इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो पढ़ चुके। यहां बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं पाते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है। पिंटू पाइपर picked a pack of pickled paper, a pack of pickled paper Pintu Piper picked. So which pack of pickled paper Pintu Pinter picked? Tell me. बोलो अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, 3 बार बोलो। बाबा भाई साहब, अपर रोलर, अपर रोलर, हाँ। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंघा हो, घोंघा, जो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते हो। अपनी आंखों से देखते हो ना मैं कितनी मेहनत करता हूं। अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी मंद बुद्धि का कसूर है। यहां रोज मेले तमाशे होते हैं, हॉकी के, क्रिकेट के मैच होते हैं। मैं पास नहीं फटकता, सारा दिन कॉपी खोलकर पढ़ता रहता हूं। उसके बावजूद एक ही दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, मगर तुम तो सारी उम्र इसी दर्जे में ना पढ़े सड़ते रहोगे। लिख लो, अगर तुम्हें इसी तरह खेल कूद में अपनी उम्र गंवानी है तो बेहतर है भैया गांव चले जाओ। बड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो तुम? मैं ये लताड़ सुन के ना आंसू बहाने लगता था। जवाब ही क्या था? जब अपराध मैंने किया तो फिर दंड कौन भुगते? लेकिन इतनी मेहनत से ना मुझे चक्कर आ जाता था और मैं अपने अंदर कोई हिम्मत नहीं, नहीं शक्ति पाता था। मेरा मन करता था क्यों ना मैं काम चला जाऊं। जो काम मेरे भरोसे का है ही नहीं, मेरे शक्ति का है ही नहीं, उसमें टाइम गवाकर क्यों अपनी शक्ति बर्बाद करूं। और मैं एकदम परेशान हो जाता था। इतनी मेहनत करने की शक्ति नहीं थी मुझ में। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल छट जाते थे और फिर मैं फैसला करता था कि मैं जी लगा के मेहनत करूंगा और फिर एक टाइम टेबल बना लेता हूं। क्योंकि टाइम टेबल बनाए बिना कोई काम या टास्क कैसे शुरू करें बताइए। और न टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। बस अब पहले से तय करता कि सुबह 6 बजे उठकर 7 बजे से अंग्रेजी पढ़ने बैठना, उसके बाद 8 से 9 गणित, उसके बाद विज्ञान, हाँ उसके बाद स्कूल से 2 बजे वापस लौटकर उसके बाद सामाजिक विज्ञान, उसके बाद हिंदी कंपोजिशन, उसके बाद थोड़ी देर हॉस्टल के सामने टहलना, उसके बाद नंबर आएगा गणित के बाद विभिन्न विषय के बाद विषय। लेकिन टाइम टेबल बना लेना और बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, हाँ, और उसके बाद भाई साहब को नसीहत और फजीहत का असर मिल जाता। मैं ना भाई साहब की साय से भी दूर भागता था। भाई साहब की भनक तक ना लगी। चुपचाप कमरे में आता था, चुपचाप। भाई साहब की नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पे ना एक नंगी तलवार लटकती मालूम पड़ती थी। मगर जिस तरह आदमी मोह माया में भी, मतलब मोह माया का चक्कर छोड़ नहीं पाता है विपत्ति में भी, उसी तरह चाह कर भी ना मैं खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता था। हाँ, सालाना इम्तिहान हुआ और इस बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि भाई साहब मैं क्या जीवन पूरा कागज
भाई साहब फेल हो गए? मतलब भाई साहब फेल? मैं हाँ, मैं मैं पास हो गया। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पता नहीं कैसे पास हो गया। मतलब और दर्जे में अव्वल आया। जी मैं आया ना कि भाई साहब को आड़े आते नू। कहां गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। मगर जुबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर था कि भाई साहब का अब वो रौ मुझ पे नहीं रहा। अब ना मैं मजे से खेल कूद में शरीक होने लगा। अगर उन्होंने कुछ बोला ना तो बोल दूंगा, अरे आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मतलब मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर था, मैं बोलता नहीं था। मगर भाई साहब की सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, उन्होंने इसे भांप लिया था। एक दिन भोर का सारा समय में गुल्ली डंडे की भेंट कर सीधे भोजन के समय जब कक्ष में आया ना, तो उन्होंने मानो तलवार खींच ली और टूट पड़े। आइए आइए, अरे मैं कह रहा हूं आइए। देख रहा हूं इस साल पास हो गए हो तो तुम्हें अहंकार हो गया है। हाँ, अहंकार। मगर अहंकार तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। फिर तुम्हारी हस्ती ही क्या है बताओ? अपने वो इतिहास की पुस्तक में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा तुमने, पढ़ा है कि नहीं? उसके चरित्र से कौन सा उपदेश ले लिया तुमने, या फिर बस यूं ही रट गए? हाँ, अरे रट रट कर परीक्षा पास कर लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। असल चीज होती है बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास। जो भी पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण इस पूरे भूमंडल का राजा था। ऐसे राजा को क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं बताइए? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, यहां तक कि आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? क्या हुआ? अंत में कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, मगर अहंकार ना करे, इतराए नहीं। अहंकार किया, दीन दुनिया से गया। एक बार वो शाह रूम ने भी अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। और तुमने तो मां जब एक दर्जा ही पास किया है, बल्कि ना मैं कहूंगा ना, तुमने अपनी मेहनत से कोई दर्जा वर्जा पास नहीं किया है, बल्कि वो अंधे के हाथ में वो क्या कहते हैं वो, हाँ, बटेर लग गई है। वो गुल्ली डंडा में भी कभी कभी क्या होता है ना कि अंधा चोट निशाना लग जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता है। सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका एक भी बार कभी भी खाली ना जाए। मेरे फेल होने पे मत जाओ। मेरे फेल होने पर जाओगे ना तो वो दांतों तले पसीना आ जाएगा जब मेरे कक्षा में आओगे। वो जब ज्योमेट्री और अलजेब्रा के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिशस्तान का पूरा इतिहास याद करना पड़ेगा। वो बाबा बादशाहों के नाम याद रख पाना कोई आसान बात समझते? हाँ, दर्जनों हेनरी हुए, दर्जनों कोड़ियों चार्ल्स, कोड़ियों विलियम्स। मतलब इन अभागों को कोई नाम भी नहीं सूझता था। एक ही नाम के आगे, मैं कह रहा हूं, एक ही नाम के आगे दोयम, तीयम, चौयम, प्रथम, द्वितीय लगाते चले जा रहे। अरे मुझसे पूछते 1 लाख नाम बताता, मगर नहीं, ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। मतलब मैंने हेनरी प्रथम की जगह हेनरी द्वितीय लिख दिया, सारे नंबर कट गए, सफाचट, सिफर भी नहीं मिला। हो किस ख्याल में? हाँ, और ज्योमेट्री ना मतलब आबाजा, आबाजा और आजाबा, मतलब आबाजा आजाबा, क्या फर्क पड़ता है? मगर नहीं, पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। ज्योमेट्री खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। मतलब इस रेखा पर ये लंब गिरा दो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर।
इस रेखा पर ये परपेंडिकुलर लंब गिरा दो तो आधार लंब का दुगना हो जाएगा, दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। आधार है मेरी बला से, पूछिए इससे प्रयोजन। मगर परीक्षा में पास होना है, ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी, समझे। और हद तो तब होती है जब कहते हैं समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चाचा 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलिए, कलम हाथ में लिए और अपने राम को रोइए। मतलब कौन नहीं जानता है समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात होती है, बताइए। समय की पाबंदी से आदमी के जीवन में संयम आता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है, लोगों का उस पर स्नेह हो जाता है। इतनी सी बात चाचा 4 पन्ना, मैं तो उसे हिमाकत समझता हूं। अरे हम चाहते हैं कि लोग आए, अपनी बात कहें और चटपट अपनी राह लें। मतलब जो बात एक शब्द में कही जा सकती है उसके लिए चाचा 4 पन्ने, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। अब आप पूरे फुल स्केप आकार के पन्ने रखने बैठ जाइए। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। मतलब तेज दौड़ो और धीरे धीरे भी। उस पर दावा करते हैं कि हम शिक्षक हैं और इसी रटंत विद्या का नाम शिक्षा छोड़ा इन लोगों ने। तो मेरे दर्जे में आओगे ना तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी, और तब तुम्हें वो आटे दाल का भाव मालूम चलेगा, समझे। इस साल पास हो गए हो तो पांव जमीन पर नहीं पड़ रहा है ना। लाख फेल हो गया हूं, मुझे देखो, लाख फेल हो गया हूं, उम्र में बड़ा हूं, तुमसे बड़ा हूं। मेरी बात को गिरा बांधिए, आप सब लोग गिरा बांधिए, वरना पछताएंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा ना, उसने मुझे भयभीत कर दिया। मतलब पास होने पर ये अहंकार, मतलब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा है, तो मतलब अगर मैं फेल हो गया तो तब तो मुझे प्राण ही ले लेंगे। मतलब मैं कैसे घर छोड़ के, घर नहीं भागा, स्कूल छोड़ के, यही गनीमत है। मतलब जितना भी वो आत्मविश्वास बना था सब खत्म हो गया। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। इस बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि क्या भाई सब फिर फेल हो गए। मैं फिर पास हो गया। मैंने इस बार भी कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी, पता नहीं कैसे पास हो गया, और फिर से दर्जे में प्रथम आया। मगर भाई साहब को देखा ना, भाई साहब रो रहे थे। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, मगर रात को 10 बजे से भोर को 5 बजे तक इधर, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक उधर, मुद्राएं कांतिहीन हो गई थी भाई साहब की। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े, मैं भी उनके साथ रोने लगा। अगर मैं भी फेल हो जाता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता ना। मगर विधि का विधान। कौन टाले। मगर मेरे मन में ना अब एक कुटिल भावना का उदय हुआ। क्यों ना भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके समकक्ष हो जाऊंगा। हाँ, फिर किस आधार पर वो मेरी फजीयत करेंगे। लेकिन नहीं। इस कमीने विचार को ना मैंने बलपूर्वक अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया। आखिर भाई साहब मुझे मेरे हित के लिए तो डांटते हैं। मुझे बुरा लगता है अवश्य, लेकिन ये
उनकी डांट का ही नतीजा है कि मैं धड़ाधड़ पास होता जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। हाँ, ये बात अलग है कि भाई साहब अब कुछ नरम पड़ गए हैं। अब उन्हें लगता है कि अब उन्हें ना मुझे डांटने का वो अधिकार नहीं रहा, और मुझे भी लगता है कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं पास तो हो ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी किस्मत जो भली है कि नहीं। अब ना मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया है। हाँ। अब पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, कन्ने बांधना, पतंगे उड़ाना, पतंगे लूटना, ये सारे शौक गुप्त रूप से हल होते हैं। भाई साहब को इसकी भनक अभी भी नहीं लगती है, और हम लोग आराम से पतंग उड़ाते हैं। भाई साहब की नजर उठी, मेरे प्राण निकले, लेकिन मैं मजे से पतंगबाजी में शरीक होने लगा। एक दिन भोर के समय हम लोग हॉस्टल से दूर कनकौवा लूटने के लिए बेहताशा दौड़े चले जा रहे थे। किसी को भी अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। हाँ, जैसे कोई आत्मा शरीर से निकलकर नए संस्कार ग्रहण करने के लिए चली जाती है, उसी तरह वो पतंग कट के जा रही थी, और हम सब लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे। किसी को आगे पीछे की खबर नहीं थी, न मोटर, न गाड़ियां, न ट्राम, न कुछ, सहसा बाबा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। जो झोला लेके कहीं जा रहे थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, ढेले के कनकौवे के लिए इन बाजारी लौंडों के साथ दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब तुम्हें इस बात का लिहाज भी नहीं है कि तुम नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, और मुझसे महज एक दर्जा पीछे हो। हाँ, एक जमाना था जब कितने ही 8वीं दर्जे वाले नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं बड़े बड़े विद्वानों को जानता हूं, बड़े बड़े विद्वान खुद उनकी माथती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर ढेले के कनकौवे के लिए इन बाजारी लौंडों के साथ दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर ना दुख होता है। तुम सोचते होगे कि मैं ज़हीन हूं, तुम हो ज़हीन हो तुम, मगर ऐसा ज़हन किस काम का जो अपने आत्मगौरव की हत्या कर डाले? बताओ। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया था, दादा भी कोई 6वीं जमात से आगे नहीं गए थे, मगर उन्हें हमें सिखाने का, सुधारने का अधिकार हमेशा है और रहेगा। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो हमारे अन्नदाता हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें हमसे, तुमसे दुनिया का ज्यादा तजुर्बा है। ये बताओ, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने ग्रह नक्षत्र हैं, या फिर अमेरिका में कौन सी न्याय व्यवस्था है, इन बातों की जानकारी भले उनको ना हो। हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे, तुमसे ज्यादा है और रहेगा। ईश्वर न करे अगर आज मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे तो हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा को तार देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास, मगर तुम्हारी जगह दादा हो, किसी को तार ना दे, घबराए नहीं, पहले मर्ज पहचान कर खुद इलाज करें। सफल नहीं होंगे तब किसी डॉक्टर या वैद्य को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज है, हम तुम तो ये भी नहीं जानते हैं कि घर का खर्चा कैसे चलता है। बताओ, जो कुछ भी दादा बेचते हैं उसे 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, फिर धोबी नाई तक से मुंह चुराने लगते हैं। अपने हेडमास्टर साहब को देखो, एमए हैं, वो भी यहां के नहीं, ऑक्सफोर्ड के हैं, मगर उनके घर का खर्चा कौन चलाता है? बताओ, कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी मां। हाँ, उनकी बूढ़ी मां। यहां पर हेडमास्टर साहब की डिग्री बेकार हो गई। पहले घर का खर्चा खुद चलाते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, मगर जब से प्रबंधन माता जी ने हाथ में लिया है, देखो कैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, ये बात अपने ज़हन से निकालकर फेंक दो कि अब तुम मेरे समकक्ष आ रहे हो और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, समझे? मेरे रहते ना तुम कभी भी बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच कह रहा हूं, मैं इसका उपयोग भी कर सकता हूं। भाई साहब की इस नई युक्ति के आगे मैं नतमस्तक हो गया।
मैंने सजल नेत्रों से कहा, भाई साहब आपको ना मुझे सिखाने का सुधारने का अधिकार है और हमेशा रहेगा। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता हूं, मेरा भी जी ललचता है, लेकिन अगर मैं खुद बेपरवाह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? आखिर ये कर्तव्य भी तो मेरे ही सिर पर है ना। तभी संयोग से हमारे ऊपर से एक कटा हुआ कनकौआ गुजरा। भाई साहब लंबे थे, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ भागे। हम सब लोग भाई साहब के पीछे दौड़ रहे थे। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। थैंक यू सो मच।